तब यूपी वालों निकल गए एडमिट कार्ड। एग्जामिनेशन गूज बम्प आने लगे। अभी तो 30 दिन बचे थे, 15 दिन बचे थे और अचानक से ये 7 दिन कहाँ से आ गए। अब क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने पढ़ाई की है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अब मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, अगले 7 दिन में क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँ या रिवीजन करूँ। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन कन्फ्यूजन से स्टूडेंट गुजर रहे हैं और ये सही बात भी है, होता भी है, सभी के साथ होता है। तो अब हमें ये देखना है कि हम इन 7 दिनों को कैसे मैनेज करें प्रॉपरली, ताकि हमने पिछले 2-3 महीने में जितने भी प्रैक्टिसेस किए हैं उसके सही फल हमें मिल सके। और यही प्रॉब्लम नहीं है, एक और प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, आई एम पीयूष, एजुकेटर एट PCS सारथी, और हम आज बात करेंगे इस बात पे कि कैसे इन 7 दिनों को मैनेज करें। और बहुत सारे, मई का महीना इस बार अजीब आया है जिसमें 3 और 4 एग्ज़ाम साथ में आ गए हैं और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है बहुत स्टूडेंट के लिए, बिकॉज जिन्होंने सभी के फॉर्म भरे हैं और एक्चुअली उन्हें अटेम्प्ट सीरियसली करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ गया है। तो चलिए इसी पे हम देखते हैं क्या होना है। अब पहले हम बता देते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम है। इसे हम एक वेन डायग्राम से देखते हैं। तो पहले हम 4 वेन डायग्राम बना देते हैं, आपको इसका इम्पोर्टेंस अभी पता चल जाएगा। ये है हमारा UPPSC जो कि सबसे नियर एग्ज़ाम है। उसके बाद है BPSC, इसकी मेंस है। फिर है आपको MPPSC, इसमें मुश्किल से 2 हफ्ते बचे होंगे। और फिर है हमारा ग्रैंड एग्ज़ाम UPSC। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो भी बच्चा ये एग्ज़ाम दे रहा है, ये एग्ज़ाम दे रहा है, ये एग्ज़ाम दे रहा है, वेरी हाई चांस वो ये एग्ज़ाम तो दे ही रहा है। सो वी कैन कंक्लूड कि एटलीस्ट 90 और 80% बच्चे 2 एग्ज़ाम तो दे ही रहे हैं। और अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड जानिए ये हिंदी प्रदेश के स्टूडेंट के बारे में, तो जनरली ये एक दूसरे के भी एग्ज़ाम भरते ही रहते हैं। तो हम मान सकते हैं कि 40-50% तो पक्का 3 एग्ज़ाम भरे। फॉर एग्जांपल कोई BPSC भी दे रहा है, BPSC भी दे रहा है, UPSC भी दे रहा है और UPPSC भी दे रहा है, और MPPSC कुछ देते हैं ना देते हैं। लेकिन अगर सच मानिए तो अगर बिहार के बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे मिल जाएंगे, एटलीस्ट 20 से 30% ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जो आपको ये चारों एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और आप इस बात को समझ के देखिए कि एक ही महीने में आपको इतने सारे एग्ज़ाम अगर देने पड़े तो आप कैसी चीज़ों को मैनेज करिएगा। और यही जो समस्या आन पड़ी है, इसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इसे हम मैनेज करें और हम अपना चांसेस कहीं पे भी कम ना होने दें। ठीक है, तो UPPSC वालों के तो एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और MPPSC के भी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे और UPSC के भी कुछ ही दिनों में आ जाएंगे। तो काफ़ी नर्वसनेस बना हुआ है। और इस चीज़ को समझने के लिए और थोड़ा मैं एक कहानी टाइप का बना चुका हूँ कि जो इस सिचुएशन में कुछ 5-6 टाइप के स्टूडेंट होते हैं जो कि एक पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, और वैसे ही वो पूरा ग्रुप आपको रिएक्ट कर रहा होता है। तो हम उन स्टूडेंट को एग्जाम्पल लेके ये समझेंगे कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उन्हें क्या सुधारना है, ताकि हम आगे बढ़ पाए अपने अगले 7 दिन 14 दिन जो भी अकॉर्डिंगली एग्जाम आते जा रहा है उसमें अपने चीज़ों को ठीक से एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, ये देखिए ये मैंने ऑब्वियसली UPPSC के टर्म्स में लिखा है, और सच मानिए तो ज़्यादा दिन नहीं है MPPSC और UPSC के एडमिट कार्ड में भी, तो उनको भी इंक्लूड कर ही लीजिए। अब हमारे वेबसाइट पे आपको हेल्प सेंटर मेंटर्स के पास सिर्फ और सिर्फ यही मैसेज आ रहा है कि हेल्प करिए सर, हेल्प करिए, बिकॉज हमने पढ़ाई की है लेकिन अब हमसे रिवीजन नहीं हो रहा है, हमारा दिमाग क्लॉग हो रहा है, हमारा सारा टेस्ट पेपर जितने हमने प्रैक्टिस किए थे उसे हम भूल रहे हैं, और इसी टाइप की नर्वसनेस वाली बात। और ये जेन्युइन भी है, लेकिन हम हैं यहाँ पे अभी भी और हम आपकी हेल्प करेंगे। और सच मानिए आपको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत भी नहीं है, बस एक दिशा की ज़रूरत है, बस एक अश्योरेंस की ज़रूरत है। वो अश्योरेंस मिलेगा तो आप अपना काम तुरंत ही अपने आप एग्जीक्यूट कर लीजिएगा, और फिर आपको कोई भी नर्वसनेस नहीं होगा और एग्ज़ाम को अच्छे से कंडक्ट करके आइएगा। ये देखिए मैंने ऐसे कुछ अलग अलग स्टूडेंट टाइप के नाम रखे हुए हैं, बिकॉज ये अलग अलग ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये स्टूडेंट टाइप 1 है, और आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन से ग्रुप में फॉल करते हैं। और ये
काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आप अपने आप को रिकग्नाइज कर लेते हैं आप कौन से ग्रुप में फॉल करते हैं, तो फिर आप अदर प्रॉब्लम पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बस अपने ही वाले स्टूडेंट टाइप के प्रॉब्लम को रिकग्नाइज करिएगा, उसे दूर करिएगा और फिर अपने दिमाग से सारे कन्फ्यूजन और कॉम्प्लिकेशन को हटा पाइएगा। ये स्टूडेंट 1 करते क्या है, इन्हें जैसे पता चला कि अब 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, अब तो 7 दिन बचे हैं यूपीपीएससी के लिए, तो ये अभी तक लास्ट 2-3 महीने में जितनी भी पढ़ाई की थी, लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, सारे बुक्स एक साथ टेबल पे रख लिए, बेड पे बिछा दिए और फिर कोशिश कर रहे हैं कि अब मैं इसे पहले रिवीजन करूं कि इसे रिवीजन करूं, इसे रिवीजन करूं। और जब आप मल्टीपल थॉट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली लाइएगा अपने दिमाग में, तो फिर आपका दिमाग जाता है फट और आंखें हो जाती है बड़ी। ये बोलने की बातें हैं, बेसिकली आप बहुत टेंशन में आ जाते हैं और इस कारण से क्या होता है कि आप जो एक बुक को भी पढ़ पाते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं और ये सब तो सवाल ही नहीं है। तो इवेंचुअली स्टूडेंट 1 क्या हो रहा है कि अपने आप को ठीक से प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट को पहले ले और फिर उसके बाद दूसरे को साथ में ले। आप एक साथ लीजिएगा तो फिर दिक्कत ये वाला आ जाएगा कि आपको पहले कौन सा उठाए। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट 1 आ गया, इसको हम नाम दे सकते हैं कंफ्यूज्ड, कि पहले किसे पढ़े। ये है हमारे स्टूडेंट टाइप 2 और ये सच मानिए ये बहुत लोग ऐसे होते हैं और कहीं ना कहीं लगभग सभी में ये थोड़ा सा एलिमेंट होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। और ये क्या होता है कि अरे भाई अभी तो 30 दिन बचे हुए थे, ये अचानक से 7 दिन पे कैसे आ गए, हम 10 दिन पे कैसे आ गए, अभी तो मैंने सोचा था कि बस 5 दिन का ब्रेक लूंगा, 5 दिन का ये करूंगा और अचानक से ये कैसे आ गए 15 दिन पे और 1 हफ्ते पे। और आप इन बहना का चेहरा देखिए, एग्जैक्टली वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये तो 1 महीना था, अब 1 महीना से हम 5 दिन पे कैसे आ गए, अब क्या करूं मैं। अब खाली कॉफ़ी की मगे चलेंगी और सिर्फ फ़ोन पे बातें चलेंगी लोगों से कि अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से कि अब मैं क्या करूं, पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। ये वाले ग्रुप, इन्हें मैं बेसिकली, वो पिछले वाले अगर कंफ्यूज थे तो ये है टेंशन वाले ग्रुप। अब इनमें उनमें अंतर क्या है कि ये बुक को भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये इन्होंने पढ़ा नहीं है, इन्होंने भी पढ़ाई की है, लेकिन अब ये इतने ज़्यादा नर्वस हो चुके हैं कि उन्हें लग रहा है कि मैं बुक को ना ही छूं, बस अपने दिमाग पे जो भी लोड है उसे दूसरे से बात करके, ऐसे ही सर्फिंग करके आपको इंटरनेट पे अपने टेंशन को हटा सकूं। तो देखिए, अब टेंशन तो आना है, ये तो स्वाभाविक है, ये तो होना ही है कि एग्जामिनेशन नज़दीक है, 7 दिन 5 दिन, तो अगर नर्वसनेस आपके पास ना हो तो वो आपको इर्राशनल होगा। तो नर्वस होना गलत बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ये बात है कि अब जितने दिन बचे हैं उस रियलिटी को एक्सेप्ट करें। अब मान लीजिए यूपीएससी के लिए 7 दिन बचे हैं, एमपीपीएससी के लिए हो सके 14 दिन बचे हों, तो अब ये दोनों की स्ट्रैटेजी अलग अलग होगी। इसमें होगा क्या कि जो हमने किया है बस उसी के इंपॉर्टेंट चीज़ को हम रिवीजन करें। इसमें क्या होगा कि हाँ, टेस्ट पेपर जो इंपॉर्टेंट वाले थे उसको भी रिवीजन कर ले और फिर सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी रिवीजन करें। अब यूपीएससी में शायद 20 से 25 दिन बचे होंगे, तो उसमें क्या करना है कि हम अभी से ये अपना डोमेन बना ले कि अगले 10 दिन में हम कौन सा टेस्ट पेपर पढ़ने वाले हैं, कौन सा बुक रिवीजन करने वाले हैं। लाइक आप समझ रहे, दिन के हिसाब से आपका पढ़ाई क्लासीफाई होते जा रहा है। और अगर ऐसे क्लासीफाई करिएगा तो जो भी जितने भी दिन बचे हुए हैं आपके पास, आप उसका सही से उपयोग कर पाइएगा, रादर देन फीलिंग बॉग्ड डाउन बाय द सिचुएशन कि अरे क्या हो गया क्या नहीं। आप अभी जितने समय बचे हुए हैं उस पर कोशिश करिए, बिकॉज यू नो देयर इज अ रीजन फॉर दैट। आपने अगर 2-3 महीने पढ़ाई की है, देन इट्स रैशनली इम्पॉसिबल कि आप कितना भी दूसरे को कन्विंस कर दे कि मैं सब भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं नर्वस हूँ, ये हो ही नहीं सकता है। लाइक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा कोई भी चैप्टर से कि मान लीजिए आपको इंडिया के वेस्टर्न साउथ वेस्ट साइड में कौन से माउंटेन पड़ता है, तो आप आंसर दे दीजिएगा, लेकिन आपको दिमाग में क्या लगेगा कि नहीं मुझे याद नहीं है। तो ये फियर सिर्फ इर्रेशनल है और ये इर्रेशनल फियर आपके जो बचे हुए समय है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो इसे भी हमें ध्यान रखना है कि हम इस ग्रुप में भी ना फले। इस ग्रुप का नाम क्या था? टेंशन। इसको पैनिक ग्रुप भी कह सकते हैं कि अब बहुत कम समय बचा है। तो पहला क्या हो गया? कंफ्यूज ग्रुप, दूसरा हो गया पैनिक ग्रुप। अब देखते हैं आगे कौन आता है।
ये है टाइप 3। अब आपको पहले, दूसरे और तीसरे में अंतर क्या है कि इन्होंने बुक तो निकाल दिया पहले स्टूडेंट की तरह कि मुझे एक टेबल पे सारे बुक एक साथ निकालना है, सारे रिवीजन करने हैं। दूसरे स्टूडेंट की तरह ये नर्वस भी हैं, लाइक अब क्या करूं, अब तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, अब मेरे पास इतना कम समय बचा है कि मैं रिवीजन भी ना कर पाऊँ। बट दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग अप, मतलब कि मैं कितना भी अपने आप को बॉक डाउन कर लूँ, मैं गिव अप नहीं करूँगा, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इवेंचुअली ये क्या कर रहे हैं कि टेबल पे बुक खोल के सो जा रहे हैं। सेकंड वाला तो क्या कर रहा था कि कंप्लीटली गिव अप कर दिया, एंड दे अपने आप को एटलीस्ट दिमाग को काम करने की कोशिश कर रहा है। और सच मानिए, मैं सेकंड वाले ग्रुप को ज़्यादा बेटर समझूंगा, बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम में फ्री माइंड होके जाते हैं तो पिछले 2-3 महीने की जितनी पढ़ाई है आपके पास, वो काम आ जाती है। ओपन माइंड आपको उस दिन एग्जामिनेशन में होना चाहिए। और ये ग्रुप क्या होता है कि ये लोग इतना नर्वसनेस ले लेते हैं और इवेंचुअली पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ ये बुक खोल के बैठ जाएंगे। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, लेट्स कॉल वो वाला, अगर टेंशन ग्रुप था ना, जिसको मैंने पैनिक भी कह दिया था, इसको बोलिए पैनिक ग्रुप, वो टेंशन ग्रुप था। तो ये 3 टाइप के थर्ड स्टूडेंट हो गए पैनिक ग्रुप। तो कंफ्यूज्ड, टेंशन एंड थर्ड पैनिक। तो ये 1 2 3 ये हमारे 3 स्टूडेंट हो चुके हैं, 3 ग्रुप हो चुके हैं, जो कि अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली खोल दिया सारा बुक, बट बंद कर लिया अपना दिमाग। और ये बात एकदम सही है कि आप बुक खोल लीजिए, बुक आपके लिए आंसर थोड़े वहां पे आके मार्क करने वाली है। आप इस बुक में कितना भी अंडरलाइन किए हुए हो, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए। आप पढ़िए ना पढ़िए लास्ट 5-6 दिन में, लेकिन दिमाग अगर आपका इस फीलिंग में आ गया, फियर में, आपके दिमाग में ये आ गया कि मैं अब ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो जो भी आपने पढ़ा है वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। 3 ग्रुप हमारे पास हो चुके हैं। ये ये मैं थोड़ा फन एंगल से डाल दिया। सपोज ये बेसिकली ये वीडियो जो आपको प्रेजेंटेशन है, ये वाले जो स्लाइड है, ये रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि बहुत लोग के दोस्त होते हैं, वो दोस्त ग्रुप स्टडी करते हैं ये लोग, ठीक है। और ग्रुप स्टडी में बोल देते हैं, दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि या तू मुझे ये चैप्टर दे देना, या तू ये नोट्स बना ले, मैं ये बना ले रहा हूँ और फिर हम लोग शेयर कर लेंगे। मैं 12 बजे सोने जा रहा हूँ, तू मुझे 4 बजे सुबह उठा देना ताकि मैं फिर से अपना पढ़ सकूँ। they are sharing their responsibility and accountability, and they are also sharing their materials, okay? लेकिन होता क्या है कि इसमें आखिर ये भी तो नर्वस है, ये भी तो एग्जामिनेशन का पार्ट है। एंड इवेंचुअली क्या होता है, ये दोनों आपस में अपना नर्वसनेस को शेयर करने लगते हैं। अब ये भी नर्वस थे, इसकी पहले वाले जो थे वो भी सोई हुई थी, ये भी सोया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये भी नर्वस है। अब ये जब इसे फ़ोन करना था अपने दोस्त को उठाने के लिए, उसने इसे नहीं उठाया और इसने उसे नहीं उठाया। इवेंचुअली दोनों का एग्जामिनेशन अब खराब साइड में चला जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट एक्चुअली स्टडिंग इट, ओके। तो ये ग्रुप बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अननेसेसरी सोशल या अननेसेसरी डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ना करें। अब इतना कम समय बचा है कि सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद के हाथ में ले, और इससे क्या होगा कि ना आपके दोस्त का पेपर खराब होगा, ना आपका पेपर खराब होगा। तो हमें ये कोशिश करना है कि सोशल ग्रुप अकाउंटेबिलिटी को कम करना है, या रिड्यूस करना है, या कम करना है। तो ये हमारा ग्रुप 4 हो गया। बेसिकली ग्रुप 4 कौन थे? जो दोस्तों के साथ काम करते हैं, दोस्तों के साथ मिलके पढ़ाई करना चाहते हैं और नोट शेयर करते हैं, जो कि इन नॉर्मल अच्छी बात है, लेकिन अभी के सिचुएशन में नहीं है। अभी आपको इंडिविजुअली काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टूडेंट 4 हो गए, ठीक है। और ऑब्वियसली ये मैंने एक फेमस स्लोगन था हमारा एक एडवर्टाइजमेंट का, तो उसी को लेके बोला है कि हर दोस्त ज़रूरी होता है। ये वो एडवर्टाइजमेंट बोलते थे, लेकिन क्या आप सच में सोचिए कि अगर आपका दोस्त, आप जिस पे रिलाई कर रहे हैं, एंड वो आपको एग्जामिनेशन के दिन उठाए ना, तो क्या सही में आप ये बोलिएगा कि हर दोस्त ज़रूरी होता है? फिर ये है आपको सेकेंड लास्ट स्टेज, जिसको हम पेनल्टीमेट स्टेज भी कह सकते हैं। ये क्या करता है,
ये अजीब सा केस है, ये हम करेंगे सीरियस इरैशनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि अब ये जो स्टूडेंट होते हैं ये बहुत सीरियस है, ये गिव अप भी नहीं कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ाई भी की है और ये कोई सारे बुक भरे लेके हुए हैं, लेकिन सॉल्व बस एक ही पेपर कर रहे हैं, जो कि सही स्टेप है, ठीक है, ये सारे काम सही कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम इनमें क्या हो रहा है कि ये अपने आप से इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ले ले रहे हैं कि मुझे मार्केट का हर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, मुझे हर बुक पढ़ लेना है, मुझे आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है ताकि मेरे चांसेस वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सके। और ये बहुत वेल इंटेंशनड आपको स्टेप है कि मैं अपने आप को इतना परफेक्ट बना दूं ताकि मैं आगे कुछ गलती ना कर पाऊं। लेकिन होता क्या है इसमें कि किसी भी सोर्स का, किसी भी एग्जामिनेशन टेस्ट पेपर्स, किसी चीज़ का कोई एंड नहीं है। लाइक आप जब तक अपने आप को एक बाउंड्री नहीं दीजिएगा और ये ब्रैकेट को रुक जाओ, ये ब्रैकेट को ओपन नहीं छोड़िएगा, बस ये खुला रहे, तो फिर आपको पता नहीं कि आप कहाँ पे एंड करने वाले हैं। आप यहाँ से एक पेपर से स्टार्ट करिएगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, और अकॉर्डिंगली ये चलता जाएगा और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। तो ये काम नहीं करना। और ये हमारे जो स्टूडेंट है ये यही कर रहे हैं कि इतना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि पीछे के घड़ी में आग लग गई है, ये आग लगा देंगे इस बार के पेपर में, मैं इतना पढ़ के जाऊंगा, ये वाला इनका अप्रोच होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इन्होंने ये पढ़ा था पहले महीने में, ये पढ़ा था दूसरे महीनों में, और अकॉर्डिंगली ये करा। अब इनको क्या करना चाहिए था कि एक ब्रैकेट पहले अपने दिमाग में यहाँ लगा देना चाहिए था कि मैं इससे बाहर कुछ भी नहीं करूँगा। अब ये अगर इन्होंने ब्रैकेट लगाया हुआ होता तो ये लिमिटेड चीज़ पढ़ते एंड क्वेश्चन आपको इसी में से आते एंड ये सॉल्व करके एक डिसेंट मार्क्स को आराम से एक्वायर कर लेते। लेकिन ये कर क्या रहे हैं कि इस वाले साइड को ओपन छोड़ा हुआ है। तो ये गलती नहीं करनी है। एंड दे आर वेल, इसीलिए मैंने सीरियस बोला कि दे आर वेल इंटेंशन स्टूडेंट बट दे आर इरैशनल। दे आर नॉट पुटिंग एन एक्सटर्नल लाइक दिस ब्रैकेट कि आपको वहाँ पे एंड करना, अपने आपको एक बाउंड्री स्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं कि हमें खाली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें रिवीजन भी करना है। ये बात इनको समझ में आना चाहिए। और ये तो आपको पता है, अगर आप नहीं है तो आपके एक ना एक दोस्त तो ऐसे हैं ही। और ये काफ़ी अजीब सा ग्रुप है। आप सच में देखिए, आपका एग्ज़ाम 14 तारीख को ख़त्म हो रहा है और इन्होंने ऑलरेडी 15 तारीख को मार्क कर दिया है। अब ये 15 तारीख को मार्क करते हैं 2 कारण से, और इनकी प्लानिंग भी चालू हो गई है 15 तारीख की कि 15 तारीख को मैं क्या करने वाला हूँ। अब ये क्या करने वाले जो लोग होते हैं ये भी 2-3 टाइप के होते हैं। पहले क्या होते हैं, एक टाइप के होते हैं जो बोलते हैं कि मैं एग्ज़ाम के अगले दिन, दैट इज़ फ्रॉम 15th, अगले यूपीपीएससी की तैयारी एकदम जी जान से करूंगा। इस बार मैं कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं करूंगा, कोई भी गलती नहीं करूंगा। ये गलती इस बार हो गई, अगले बार नहीं होगी। ये पहले टाइप के होते हैं कि इस बार तो अब जाने दो, मेरी तैयारी लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो अब अगले बार मुझे ये नहीं करना है। इसी में दूसरे वाले क्या होते हैं कि प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं कि हमें मनाली जाना है, कि हमें पराठा खाना है 15 तारीख को, बिकॉज ऑब्वियसली देयर फ्रेंड विल बी फ्री ऑन दैट डे, कि उस दिन हमें RRR मूवी देखने जाना है। यू गेट द आइडिया, लाइक दे आर एक्चुअली प्लानिंग एंड सर्फिंग ऑन द इंटरनेट कि अब तो सब बीत चुका है, अब छोड़ो यार, अब तो आगे का ही सोचते हैं। इसको हम लोग प्रोक्रास्टिनेटिंग भी कह सकते हैं। और इन स्टूडेंट से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि कंसिडरिंग आपके पास यूपीपीएससी में बहुत डिसेंट अमाउंट ऑफ अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है, तो फिर अगर आप एग्ज़ाम दे भी दीजिएगा तो आपका और कुछ नहीं हो सके, आपका पेपर सही में ख़राब जाए। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ और कभी भी ऐसा चाहूँगा नहीं, लेकिन मैं एक समझाने के लिए हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। अगर चला भी जाए तो आप क्या सीखिएगा कि एग्ज़ामिनेशन के प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाता है, और फिर जब अगले बार आप एक्चुअली में कुछ बिना गलती किए हुए एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ये चीज़ आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और बहुत लोग क्या होते हैं कि चलो मैंने कोई कम पढ़ा तो सब कुछ वहाँ पे जाके सिर्फ अंदाजे मार देते हैं एंड दे टेक दिस एग्ज़ाम एज अ फन। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, आपको अगर नेगेटिव मार्क नहीं होता तो फिर अंदाजे मार के समझ में आता, लेकिन आपको क्या इंश्योर करना है कि आपको जितना भी आता है उसमें ईमानदारी से अटेम्प्ट मारे, क्योंकि फिर आपका वो कॉन्सेप्ट, आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा था और मैंने ये क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर दिया है। तो
ये वाला काम जो करना ये भी हमें नहीं करना। तो ये जो होता है कि 15 तारीख दैट इज 14 को मान लो यूपीपीएससी की एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रही है, तो वो मैं अगले बार से इनका नाम रख देते हैं हम अगले बार। ये कौन से थे, ये 6th थे या 5th थे, मुझे याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। ये स्टूडेंट हो गए। तो अभी तक हमारे पास कौन कौन से हैं, शायद कंफ्यूज्ड है, फिर टेंशन है, देन पैनिक है, फिर उसके बाद सीरियस इरेशनैलिटी, एंड देन ये हो गए आपको अगले बार। तो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं और इन्हीं ग्रुपों में 60-70% ऑफ द स्टूडेंट जो एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं लाई करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारे ग्रुप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, दे आर वेल केपेबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन राइट दिस टाइम। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि वो अपने कॉन्फिडेंस पे खेलने लगते हैं, उन फेथ लूज करने लगते हैं, एंड इवेंचुअली क्या होता है, जब आप अपने आप पे फेथ लूज करिएगा तो उस दिन एग्जामिनेशन में आपका कॉमन सेंस नीचे चला जाता है। आप सिर्फ मेमोरी पे रिलाई करते हैं, मेमोरी आपको क्या, किसी को भी एक लिमिट तक ही हेल्प करेगी, उसके बाद नहीं हेल्प करती है। और खासकर जब क्वेश्चन खुद ट्विस्टेड आते हैं कि वो मेमोरी को आपके झूठ ला सके, तो इस सेंस में आपको कॉमन सेंस आपका ओपन होना चाहिए। अगर वो ओपन नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको गलतियां होने लगेंगी, जिसे हम सिली मिस्टेक कहते हैं। फिर बहुत सारे आपको क्वेश्चन छूट जाएंगे, कुछ रोल नंबर गलत लिख के आ जाते हैं। लाइक ये सब जो गलतियां होती है वो इन्हीं ग्रुप के स्टूडेंट से होती हैं। और ऐसा तो नहीं कि वो ये सोच के गए थे, प्लान करके गए थे, लेकिन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पिछले 8 दिन में, पिछले 10 दिन में इसी चीज़ की तैयारी कर दी थी कि अपने पे इतना प्रेशर ले लिया था कि उस दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होना था। ठीक है, तो ये हम समझ गए, इतने ग्रुप के स्टूडेंट हैं। नाउ हाउ डू वी फील व्हेन एग्जामिनेशन इज सो क्लोज। अभी तक तो हमने बस ग्रुप को क्लासिफाई किया, अब हम इमोशन का एक्चुअली में ये जो बच्चे गलती नहीं भी कर रहे हैं, कुछ भी गलती नहीं कर रहे हैं, वो भी ये फील करेंगे। एंड हम उसी चीज़ को थोड़ा इलस्ट्रेट और इलैबोरेट करेंगे ताकि आपको समझ में आ पाए कि आप अकेले नहीं हैं इसमें, ये सभी के साथ हो रहा है। तो पहला क्या होता है कि सॉल्विंग क्वेश्चन डायलेमा। ये इमोशन सबसे ज़्यादा अभी आपको प्रेवलेंट होता है। इसका डायलेमा का मतलब क्या है कि अभी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं या जो किया है उसे रिवाइज करूं, इसे रिवाइज करूं तो सभी को रिवाइज करूं या इम्पोर्टेंट को रिवाइज करूं। अगर इम्पोर्टेंट को रिवाइज करता हूं मैं सिर्फ, तो व्हाट अबाउट अदर पेपर्स दैट आई सॉल्व्ड। तो समझ रहे हैं, ये डायलेमा है। और ये डायलेमा इवेंचुअली आपको क्या करेगा कि आपके अननेसेसरी एनर्जी को कंज्यूम करेगा। और इस कंजम्पशन के कारण क्या होता है कि आप ड्रेन आउट होने लगते हैं और फिर अगेन आप लेथार्जिक फील करने लगिएगा, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस लूज करने लगेगा, फियर क्रीपिंग करने लगेगा। और ये क्यों हो रहा है? ये अननेसेसरी है। बिकॉज आपने अगर जो भी नंबर है, किसी ने अगर 50 पेपर सॉल्व किया है तो किसी ने 10 किया है, किसी ने 15 किया है, किसी ने 5 किया है, इट डजेंट मैटर। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस में कॉन्फिडेंस, और ये देखिए कॉन्फिडेंस एक फेक इमोशन नहीं है। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आप ये जानते हैं कि आपने पढ़ाई की है, एंड इफ़ यू नो दैट आपने पढ़ाई की हुई है, ठीक है, तो आप कितना भी पेपर सॉल्व करते हैं, अभी के लिए बोल रहा हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ बेस लाइन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ स्टूडेंट कि आप इतना पेपर तो ज़रूर सॉल्व करिएगा। वो जो भी हो सकता है कि कोई 10 हो सकता है, कोई 15 बोल सकता है, कोई अगर 100 कर रहा है तो वेल एंड गुड, वो उसकी चॉइस है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना होन करना चाहता है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी के रिस्पेक्ट में जब 7 दिन बचे हैं, आपको क्या करना चाहिए? रिविजन करना चाहिए अपने सब्जेक्ट का जो बचा है, एंड टेस्ट पेपर में जहाँ आपने गलतियाँ की थी, जो मिस्टेक्स थे, और कुछ क्वेश्चन जहाँ पे आपने मिस्टेक्स नहीं भी किए थे लेकिन वो क्वेश्चन अच्छे थे, उसे देखिए। अब ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है, इन अ सेंस डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि अगर 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे किसी पेपर में, आप देख रहे हैं, आप वहाँ पे अंडरलाइन किए हुए हैं, देन यू विल बी टेम्प्टेड कि आप इसको भी रिवीजन कर ले, उसको भी रिवीजन कर ले, इस टाइप से। लेकिन यहीं पे आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना है ताकि आप बस वही रिवाइज कर सके जो कि आपने गलती की थी या जिस क्वेश्चन को आपने कंसिडर किया था कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंड बिसाइड दिस टेस्ट पेपर यू जस्ट हैव टू रिवाइज योर सिलेबस मटेरियल, जो कि आप जिस बुक से पढ़े होंगे, जिस नोट से पढ़े होंगे, आपको जो भी आपको
आपने खुद का नोट्स बनाया होगा, जो भी आपके हिसाब से रिसोर्सेज है उसको रिवीजन करिए। मुझे लगता है कि हमेशा ये ज़्यादा काम आता है, बिकॉज अगर कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में सही है तो ज़रूरी नहीं है कि इस टेस्ट पेपर में वही क्वेश्चन आया हो जो एग्जामिनेशन में पूछा जाए, लेकिन एग्जामिनेशन में कुछ भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा जो इस रिविजन से बाहर हो, बिकॉज दिस इज़ द रिसोर्स मटेरियल। ठीक है, तो ये हमें डायलेमा से एक बैलेंस बना के चलना है कि हम क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर और ये मैं उन लोग के लिए लिखा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि, एक सेकंड थोड़ा बोर्ड को खाली करने दो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि अरे मैंने तो रवीश को देखा है, वो कम से कम 50 पेपर बना लिया है, और वो तुमको अनीता ने तो 70 बना लिए हैं, मैं तो अभी तक बस 15 बनाया हूँ। अब तो भाई कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन लोग के आगे मेरा क्या मतलब कंपैरिजन है, उनके कैपेसिटी के आगे तो मैं कुछ टिक ही ना पाऊँ, बिकॉज उन्होंने तो बहुत ही प्रैक्टिस की है। तो ये जो फियर है आपका, ये इरैशनल है। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, जो एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन आते हैं वो किसी टेस्ट पेपर से नहीं आता है। टेस्ट पेपर, व्हाट आर टेस्ट पेपर? टेस्ट पेपर एक्चुअली हेल्प्स यू रिवाइज व्हाट यू हैव एक्चुअली रेड। तो एग्जामिनेशन में आपको आते हैं आपके रेड स्टडी, जो भी बोलिए, रेड मटेरियल से। ठीक है, अगर इस पे आपका कमांड है, ठीक है, तो आपको अपने आप को बॉक डाउन नहीं करना है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि टेस्ट पेपर का इंपॉर्टेंस नहीं है, ये आपको कंटेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि ये कमांड जो मैंने वर्ड बोला, ये कमांड आपको इसी से आता है। बट देयर मे बी ए सिचुएशन जहां पे आपको सही में ये कमांड बना हुआ है विथ ओनली मे बी 10 पेपर्स, 15 पेपर्स, ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरा बस ये था कि आप अपने आप को इस बात से कंपेयर ना करें कि मेरे दोस्त ने बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व किया हुआ है तो मुझे भी उतना पेपर सॉल्व करना है, ताकि तभी मैं एग्जामिनेशन को निकाल पाऊंगा। ठीक है, अब आते हैं फिर रिवाइज नोट्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट। ये ऑब्वियसली ये आपको पहला क्वेश्चन डायलेमा था, दूसरा था कि कंपैरेटिव स्टडी कि दोस्त ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, ये दूसरा इमोशन होता है, और तीसरा होता है ये 2-3 मंथ्स क्यों लिखा हो, कि बहुत क्या होता है कि आप करंट, जैसे इसके लिए, इस पॉइंट के लिए करंट अफेयर परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप अगर जेन्युइनली देखिए तो किसी भी पेपर में जो करंट अफेयर आते हैं वो लास्ट 4-5 महीने में सबसे ज़्यादा आते हैं। लाइक 70% से 80% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एंड जो रेस्ट 20 से 30% क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 4 महीना पीछे से लेकर पिछले 15 महीना तक चले जाइए, तो ये होते हैं। अब मैं क्या ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये आप ना करिए? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन केस आप बहुत क्रंचिंग सिचुएशन में हैं, आपको लग रहा है कि मैं सिलेबस ठीक से रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ, करंट अफेयर भी इतना बचा हुआ है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप लास्ट 4-5 महीने के भी करंट अफेयर को ठीक से पढ़ लेते हैं, और इस 20-30% वाला जो लास्ट 4 से 15 मतलब कि पिछला 9 महीना को आप खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक चुन लेते हैं इसमें से, जो कि आपके डिसीजन मेकिंग पे और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा, और रिस्क लेके जाते हैं कि लाइक मैं इसे होलसम नहीं पढ़ूंगा, बस इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लूंगा और इसे पूरा पढ़ूंगा, तो आप अपने टाइम को ठीक से मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसीलिए मैंने बोला कि लास्ट 2-3 महीने में आप जो करंट अफेयर पढ़ते हैं जनरली वो आपको यहीं से स्टार्ट होता है, आदमी पढ़ना, मैगजीन आना कि 3-4 महीने 2-3 महीने पहले आती है और आदमी को पढ़ाई शुरू होता है। और ये सिर्फ करंट अफेयर के लिए ही ट्रू नहीं है, आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए भी, लाइक पॉलिटी हुआ, और अब मान लीजिए पॉलिटी में 40 चैप्टर है, ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए सिटीजनशिप है, फिर मान लीजिए वो पीछे वाले बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉट दैट द क्वेश्चन कैन नॉट कम फ्रॉम दोज चैप्टर्स, बट कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स, कंपेयर टू पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिमिलरली अदर सच चैप्टर्स, कुछ चैप्टर कम इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देयर इज अ लेस चांस कि जम्मू एंड कश्मीर से क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि ये आउटराइट निकाल दिया जाता है, लेकिन ऑब्वियसली यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो अब इस चैप्टर को रिवीजन ज़्यादा करें, मतलब इन चैप्टर को यू डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हो गया। अब
अगेन इसको भी बाइफिकेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि अब जैसे ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन है, पार्लियामेंट है, ये सब बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं, ये फंडामेंटल राइट भी। अब इसको टॉप टू डाउन अगर आप भी पढ़ने जाइएगा 5 दिन पहले या 4 दिन पहले, तो यही आपका अच्छा खासा टाइम ले लेगा। तो आपको इसमें भी जैसे डाइवर्सिफाई पढ़ना है, जैसे फंडामेंटल राइट को अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल आपको लेट से आर्टिकल 30, आर्टिकल 32, ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू 17, 18, मे बी इवन 20, 23 है। तो ये भी फंडामेंटल राइट ही है और इससे भी क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं। बट गिवन अ सिचुएशन, अभी हमको अगर रिवीजन करना हो तो हम बुक खोलेंगे और बस ये 4 आर्टिकल को पढ़ जाएंगे। इसमें जो भी होता है, जो भी कॉन्सेप्ट है कि इक्वालिटी क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या है, रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, आर्टिकल 30 किस टाइप के माइनॉरिटी के बारे में बात करता है, ये किस टाइप के हम लोग रिट्स के बारे में बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के रेट्स और आपको सुप्रीम कोर्ट के रेट्स में क्या अंतर है, लाइक यू गेट दैट। या हम लोग बस वो सेक्शन को हम लोग अटैक कर रहे हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है और हमें लगता है कि क्वेश्चन वहीं से आता है। और इसका आइडिया हमें लगता कहाँ से है, मैं क्यों इस चीज़ को क्लासीफाई कर पा रहा हूँ, ये आता है लास्ट 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। अगर आप इसको थोड़ा सा भी देखें, अटेम्प्ट किए हैं, तो आप वो आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन इन्हीं से आ रहा है। एंड अकॉर्डिंगली इन डिफरेंट चैप्टर, अब पार्लियामेंट पता चलेगा 50 पन्ने का चैप्टर है और आपने पहले पढ़ा भी हुआ है, तो 50 पन्ने पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मे बी जो उसके वर्डिंग्स होते हैं उन पे ध्यान दे दीजिए, मनी बिल क्या होता है उस पर ध्यान दे दीजिए, स्पीकर के, डेप्यूटी स्पीकर के, लाइक वो लोग हटते कैसे हैं, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, लाइक इंपॉर्टेंट वर्ड, बस उस पर ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। इसीलिए बस लास्ट 2-3 महीने में रादर देन 7-8 महीने में, अब 7-8 महीने पहले आपने पॉलिटी उठाई थी, ठीक है। अगर मैं 7-8 महीने लिखता तो आप पूरा पढ़ते, लेकिन लास्ट 2-3 महीने जब बोलता हूँ तो आप बस इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़िएगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपको ये सारे चीज़ों के लिए अप्लाई करता है, मतलब इकोनॉमिक, ज्योग्राफी एंड अकॉर्डिंगली एवरीथिंग। फिर गेट मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट बुक एंड ये आपको, और ये आपको ही पता है कि आपके अराउंड कितने सारे बच्चे हैं, ऐसा है कि उनमें ये वाला इम्पॉर्टेंट ये भावना आ जाता है कि हम जो मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैंने सबसे घटिया मैगज़ीन उठाया। ऑल्दो जब वो मैगज़ीन खरीदे होते हैं या जो भी बुक फॉलो कर रहे होते हैं, वो बुक इटसेल्फ वो चुने होते हैं आफ्टर वेल आर्टिकुलेटेड रिसर्च इन द मार्केट, हैविंग gathered information from all of their seniors, and yet they feel at the time of the need कि नहीं, उन्होंने जो डिसीजन मेकिंग की थी कंपेयर टू अदर पीपल विथ रिगार्ड टू फॉलोइंग अ बुक इज द वर्स्ट डिसीजन। तो ये चक्कर में फंस के वो क्या करते हैं, फिर वो बुक फॉलो करना शुरू करते हैं, वो क्वेश्चन पेपर फॉलो करना शुरू करते हैं जो कि उन्होंने पिछले 2-3-4 महीने में पढ़े ही नहीं है। एंड देन इवेंचुअली क्या होता है कि उन्होंने पढ़ा था बुक ए, रिसोर्सेज, लेट्स कॉल रिसोर्सेज ए, पिछले 3-4 महीने में। अब बचे उनके पास 10 दिन, 5 दिन, और इसमें ये पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज बी जो कि इक्वल ही लेंदी है ए, बिकॉज दीज 2 बुक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। कोई भी आपको पब्लिकेशन हो, कोई भी आपको मतलब जैसे मान लीजिए पॉलिटी के लिए आपको 2 बुक आती है, जैसे फेमस बोल रहा हूँ, डी बासु आती है, सुभाष कश्यप आती है, लक्ष्मीकांत आती है। अब ये तीनों बुक में मटेरियल तो एक ही रहेगा ना, और आपने एक लक्ष्मीकांत को मान लीजिए पढ़ा है 3 महीने में, देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योरसेल्फ टू कंप्लीट अदर 2 बुक और लाइक एनी ऑफ द अदर 2 बुक इन 5 days? आई मीन, डू यू गेट द आइडिया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि रिसोर्सेज ए और बी में वॉल्यूमिनस अमाउंट सेम है और इसको आपने कंप्लीट किया है लगभग 2-3 महीने में, तो फिर आप नया बुक कैसे अगले 4-5 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? और स्पेशली व्हेन यू आर सो स्ट्रेस्ड और ये सब, तो आपने जो भी उठाया है वो अच्छा वेल प्रिपेयर्ड आर्टिकुलेटेड सब्जेक्ट है, रिसोर्सेज है, आप उस पर विश्वास करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और नए बुक के चक्कर में ना फंसे, ठीक है। फिर ये तो मतलब 100, ये तो मैं शायद 100% बोल दूंगा मैं, ये सभी स्टूडेंट फील करते हैं रिगार्डलेस कि वो 100% वाले मतलब कि अपने कॉलेज में और ग्रेजुएशन में हो या ना हो। ये फियर रैशनल भी है यार, अगर ये फियर नहीं होगा तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा। तो लेकिन ये सही नहीं है, जैसा मैंने आपको शुरू में भी समझाया कि इट्स इम्पॉसिबल दैट यू फॉरगेट एवरीथिंग। तो फॉरगेटिंग का वर्ड तो फिर भी ठीक है, इस वर्ड को अपने दिमाग से हटाइए,
बिकॉज ये वर्ड जितना आपको टेंशन नहीं देता है ना, उससे ज़्यादा टेंशन आपको ये वर्ड देता है। और ये हमें देता है कि मैंने जितनी पढ़ाई की थी वो पढ़ाई बर्बाद जाने वाली है इस बार, और अब क्या करो, इतना मैंने मेहनत किया, लोग क्या बोलेंगे और क्या नहीं बोलेंगे, और मेरे साल चला जाएगा। ये सारी बातें दिमाग में आने लगती है। बट इफ़ यू एवर गेट दिस डाउट, जस्ट ओपन एनी टेस्ट पेपर, बी इट लास्ट 10 previous year question or test paper that you are attempting, and pick up क्वेश्चन लाइक लेट्स से 150 क्वेश्चन आता है, ठीक है, हो सके आप ट्राई करते हैं, उसमें आपका 15 गलत हो जाता है, लेकिन शायद 70 सही भी तो होता है। तो अगर 70 सही हो रहा है, देन हाउ कैन दिस वर्ड बी ट्रू? तो और ये तो मैं तब बता रहा हूं जब आप अंडर कॉन्फिडेंट होके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपका प्रेमाइस क्या था कि आप तो सब भूल चुके हैं, तो आप तो अंडर कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप ये मान के चलिए कि आई रिमेंबर मोस्ट ऑफ द थिंग, ऑब्वियसली जो एवरी बोलेगा वो भी अगेन अलग डिल्यूशनल वर्ल्ड में है, तो आप क्वेश्चन को ठीक से कॉन्फिडेंट होकर अटेम्प्ट करिएगा और 70 से 80% क्वेश्चन आप जानिएगा और 50 से 60% क्वेश्चन आप पक्का सही करके आइएगा। ये बेयर मिनिमम बोल रहा है, इससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो इवेंचुअली इस फियर को सही नहीं मानना है। अगेन ये आपको पता है ये कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज़। बहुत लोग क्या करते हैं कि अरे मैंने इतनी सारी पढ़ाई की है, पॉलिटी में, हिस्ट्री में, सारे करंट अफेयर्स में, मैंने तो 2-3 मैगजीन पढ़ लिए हैं, इतने यूट्यूब के सारे मैगजीन वीडियो मैंने जो डाउनलोड किए हैं उसे भी देखना है, तो अब ये तो 24 घंटे में होगा नहीं। बिकॉज आपने मान लीजिए, मैं ऐसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ, आपने इतने बड़े पाइप से स्टार्ट की थी पढ़ाई, ठीक है, इसमें ये आपका पढ़ाई का मटेरियल है, अब ये पढ़ाई का साइज हो गया है छोटा, क्यों? क्योंकि अब आपके पास समय कम बचा है। तो बेसिकली जो इसका विड्थ है, समझिए समय, ये आपको था मान लीजिए 3 महीना, और ये है आपको मान लीजिए 10 दिन। तो यही वॉल्यूम वाली पानी को आपको इसमें डालना है। तो ये कैसे होगा? आइदर आप इसको बहुत तेजी से पढ़ाई करने लगे तो ये सारा वॉल्यूम इसमें आ जाएगा, या तो आपको ये होता पाइप फटने लगेगा, ठीक है। अब तेजी से बहुत पढ़ाई करिएगा तो वो या तो घटिया पढ़ाई होने लगेगा क्योंकि आप बस ग्लांस कर रहे हैं, या तो आपको इतना प्रेशर आ रहा है कि पाइप में क्रैक्स आने लगे, वो होता है स्ट्रेस, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। तो ये वाला काम को आदमी अवॉइड करने के लिए टेम्प्ट हो जाता है कि अब मैं 2 घंटे कम सोऊंगा, अब मैं 4 ही घंटे सोऊंगा, मैं 3 ही घंटे सोऊंगा। आपको पता है मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी कर रहे हैं ये वाला काम। ये मत करिए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये आपको 2 तरीके से डिस्ट्रॉय करता है। क्यों? अगर आप 6 घंटे से कम स्लीप ले रहे हैं तो ये आपके पहले तो मेमोरी को ही कॉम्प्रोमाइज़ करता है, ठीक है। दूसरा सबसे मेरे लिए जो सबसे बड़ा बात है, ये आपके कॉमन सेंस को खा जाता है। और सच मानिए, मेमोरी से ज़्यादा काम आपको एग्जाम में ये आता है कि आप क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल कर रहे हैं उस समय में, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये पता है डिसाइड करता है कि आप अपने मेमोरी को कैसे यूज़ कर रहे हैं, और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये कम स्लीप से आपको नहीं रहेगा, उस दिन आपने इतना स्ट्रेस में होता है कि फिर आपका दिमाग काम ही नहीं करता है। एंड देन व्हेन वी कम आउट एक्चुअली फ्रॉम द एग्जामिनेशन वी फील अरे क्वेश्चन तो इतना टफ नहीं था लेकिन मैंने खराब परफॉर्म कर दिया। व्हाई? बिकॉज आई डिड सो मेनी सिली मिस्टेक्स, आई एक्चुअली डिडंट पे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन, देयर वर सो मेनी एरर्स। तो इवेंचुअली क्या होता है कि आप अपने कारण अपने ही मेहनत को बर्बाद कर गए। तो आप देखिए, अगर आदमी का कैलकुलेशन कैसे होता है कि 6 दिन 2 घंटा एक्स्ट्रा तो 12 आवर्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 12 आवर्स में मैं ये सब्जेक्ट ए सब्जेक्ट बी का वो चैप्टर कर जाऊंगा, ये कैलकुलेशंस होता है, ठीक है। लेकिन वो ये कैलकुलेशन नहीं करते हैं कि ये सिर्फ 12 घंटा कम सोने के कारण वो लगभग पिछले 1000 घंटे को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ 12 घंटा कम सोने के कारण। तो ये कैलकुलेशंस को याद रखिए रादर देन ये कैलकुलेशन को, समझ रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलती ना करें। 6 मैं आपको 8 घंटा सोने के लिए भी बोल सकता था, लेकिन मैं 6 ही बोल रहा बिकॉज आई नो ये अभी एक ऐसा समय होता है जब आदमी को रिवीजन करना होता है, काफ़ी चीज़ तो आदमी को समय चाहिए होता है, लेकिन फिर भी 6 से नीचे ना जाए। और ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे अदर सिचुएशन हैं, लेकिन
वी हैव एक्चुअली टैकल्ड जो मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशन में दिक्कत करती है, तो उन सिचुएशन को हमें नहीं अपने पे ओवरवेल्म करने देना है, ठीक है। अब अभी हमने क्या किया, पहले स्टूडेंट को क्लासीफाई किया, फिर इमोशन को हमने क्लासीफाई किया, और अब आते हैं स्किल्स नीडेड टू सॉल्व द एग्जामिनेशन क्वेश्चन। कि मैं स्किल्स का क्या बात कर रहा हूँ भाई, इसमें स्किल क्या है, मैंने पढ़ाई की है और पढ़ाई को जाके वहाँ पे उगल देना, दैट इज़ ओनली मेमोरी। ऐसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो यूपीएससी या कोई भी पीएससी एग्जाम दे ही नहीं सकते हैं आप। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट मैं अभी भी बोलूँगा कॉमन सेंस। वाई? बिकॉज इट लेट्स यू सॉल्व, फर्स्ट ऑफ ऑल इट लेट यू अप्लाई योर मेमोरी, एंड वहाँ पे आप अप्लाई ही करने जा रहे हैं, ओके। आपके दिमाग में कितना है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को, पहला तो ये, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दूसरा कि आपको ये ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना सिखाता है जो कि आपके मेमोरी का पार्ट भी नहीं है, तो ये आपको 10 से 12 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दे देता है, ठीक है। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इट गोज विदाउट सेइंग, इट हैज़ टू बी वेल प्रिपेयर्ड एग्जामिनेशन। ऑब्वियसली अगर जो बच्चा ये सोच रहा है कि वो खाली कॉमन सेंस लेके चल गया और कुछ पढ़ाई किया नहीं है, तो उसका भी निकल जाएगा। एंड ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम हिंदी में अगर बोलिए, कोलोकियल लैंग्वेज में बोलिए, तो तुक्काबाज बोलते हैं। ये इसी ग्रुप में आएंगे कि ये तुक्काबाजी करते हैं, एंड इवेंचुअली दे थिंक दैट दिल क्रैक इट। मे बी अगर होते भी होंगे, आई डोंट नो, मे बी अगर होते होंगे तो 1-2 होते होंगे, बट ऑब्वियसली बिना पढ़े जाने वाले लोग में से अधिकतर का नहीं होता होगा। फिर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ टाइम इन लास्ट फ्यू डेज 2 वीक्स, ये स्किल्स की बातें कर रहा हूँ। तो पहला क्या स्किल्स हो गया कि आप अपने मटेरियल का अच्छा खासा 60-70% पे आपका कंट्रोल है, ये पहला। दूसरा कि आपके पास कॉमन सेंस है। अब कॉमन सेंस मार्केट में बिकने वाला आम नहीं है कि आप जाइएगा और ख़रीद लीजिएगा और आपके पॉकेट में आ गया, आप उसको बना दीजिएगा। कॉमन सेंस इज जस्ट लेटिंग, इसको डिफाइन, मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कॉमन सेंस को कि ये काम कैसे करता है। लेटिंग योर माइंड रिलैक्स, ये बस ये अपने आप काम कर जाएगा जब आप ये इसे करके दिए हुए हो। ये समझिए इसका प्राइस है कि आप अपने माइंड को रिलैक्स रखिएगा तो माइंड आपको कॉमन सेंस में गिफ्ट दे देगा आपको, समझ रहे हैं? ये ऐसे काम करता है। और प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द टाइम इन द लास्ट फ्यू डेज, ये पिछले कुछ स्लाइड में हम लोग ऑलमोस्ट इसी बात पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसे मैंने इसलिए मेंशन किया कि दिस इज अ स्किल टू डू इट। लोग को बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं, दे नो एवरीथिंग दैट आई स्पोक अंटिल नाउ, बट दे स्टिल कैन नॉट मैनेज लास्ट फ्यू डेज। एंड इसीलिए आपको अगर लगता है कि आप जानते हुए भी गलती कर रहे हैं, देन टॉक आउट टू योर पेरेंट्स, फिर टॉक टू योर मे बी गुड फ्रेंड जो कि आपको लगता है सही में सीरियस है, एंड उन्हें बोलिए कि मैं देखो यार सब समझ रहा हूँ और फिर भी गलती कर रहा हूँ, सो यू टेल मी व्हाट टू डू। और अगर वो सही गाइडेंस देते हैं और उसको फॉलो करिए आप, और फिर इवेंचुअली आप ठीक को मैनेज कर पाइएगा। फिर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द स्टडी रादर देन क्वांटिटी, एंड ऑब्वियसली जो मैंने लिखा है कि दिस इज वेरी हार्ड टू बैलेंस बिटवीन क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी में आता है हमारे हिस्ट्री में, मान लीजिए 60 चैप्टर्स है, ठीक है, ये टोटल चैप्टर, ये हमने सारे पढ़े हैं पिछले 4-5 महीने में, ठीक है। अब इस 60 चैप्टर में से कम ऐसे चैप्टर्स होंगे जो अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन चेंज करते हैं। जैसे अगर आप ज्योग्राफी का बात करिए तो यूपीपीएससी और यूपीएससी अंतर है एक ही पी का, लेकिन दोनों के ज्योग्राफी के क्वेश्चन जाके देखिए आप, दोनों के ज्योग्राफी के क्वेश्चन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान। तो ये सेम टॉपिक को हम अलग कैसे कर गए? दोनों में क्वांटिटी तो सेम है, एक ही चैप्टर, लेट से एनसीईआरटी के 10 चैप्टर है, तो फिर अब क्या करें? तो फिर आता है ये क्वालिटी का कि अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रेजेंट एग्जामिनेशन दैट यू आर गिविंग, उसके क्वेश्चन के हिसाब से आपको क्वांटिटी को ट्रिम करना पड़ेगा और उसको क्वालिटी में लाना पड़ेगा। दैट इज क्वालिटी में कि मतलब जो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब मान लीजिए आपको जैसे पॉलिटी में 40 चैप्टर है, ठीक है, तो उसमें आप चुन लिए जैसे कि डीपीएसपी कर रहे हैं हम, फिर फंडामेंटल राइट कर रहे हैं हम, प्रेसिडेंट कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, पार्लियामेंट के कुछ सेक्शन कर रहे हैं,
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फिर सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो उसके सिर्फ आर्टिकल को जान लिया, फिर आप कुछ स्टेट सेंटर रिलेशन के आर्टिकल जैसे फाइनेंस कमीशन हुए 280 हमें याद रहना चाहिए। फिर आपको इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसका आर्टिकल 324 है, ये हमें याद होना चाहिए। तो लाइक ये, अब मान लीजिए आप, जैसे मैं इलेक्शन कमीशन बोल रहा हूँ, अभी इलेक्शन कमीशन चैप्टर को जाकर देखिएगा तो इसके बहुत सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। अगर सारे को करने चाहिएगा तो नहीं हुआ, लेकिन हम क्या करेंगे, बस इसके आर्टिकल को जान लेंगे और ये जान लेंगे कि इसमें 3 मेंबर होते हैं, कौन किसको हटाता है, कैसे हटाता है। तो हमने बस शुरू का 3-4 इन्फॉर्मेशन लिया और उस चैप्टर को हमने मान लिया कि कंप्लीट है, जबकि ये बहुत सारे सेक्शन अभी भी बच गए। तो ये होता है क्वालिटी। वैसे ही हमें हर चैप्टर में करना है कि जैसे फंडामेंटल राइट में कि एलियन सिटीजन और एलियन सिटीजन बोल रहा हूँ, एलियन और सिटीजन में राइट का क्या क्या फ़र्क है, किसे कौन कौन सा मिलता है, तो ये सेक्शन बस कर लिया और पीछे आगे का चीज़ों को छोड़ दिया। तो यहाँ पे फोकसिंग ऑन द क्वालिटी है। तो क्वांटिटी क्या हुआ, क्वांटिटी वो चीज़ हुआ कि जो पिछले हमने 2-3 महीने में पढ़ा था उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ये क्वांटिटी हो गया। और क्वालिटी क्या हुआ कि उस 2-3 महीने को ट्रिम करो और चैप्टर को ट्रिम करो, चैप्टर में टॉपिक्स को ट्रिम करो, टॉपिक्स में से सेक्शंस को लाओ और फिर बस वो पढ़ो। तो इफ़ अ चैप्टर इज 100%, द क्वालिटी शुड बी 40%। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन होने चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान देना हमें। और हम जब 40% करके जाए तो अपने आप को ऐसा फीलिंग ना देना कि हम अभी भी 60% नहीं पढ़े हुए, दैट विल स्टिल रिमेन इन आवर माइंड। ये हमें ध्यान रखना है, बट इसे हमें एकदम अच्छे से इम्बेड कर लेना अपने दिमाग में। गुड स्लीप, ये आप देखिएगा कि ये पॉइंट मेरे स्लाइड में बहुत रेकरिंग है इन डिफरेंट फॉर्म्स, और आपको एग्जैक्टली वही बात है कि जब तक आपका दिमाग सही से नहीं काम कर रहा है, आप पेपर को अटेम्प्ट सही से नहीं कर पाइएगा, एंड दिस इज व्हाट फेचेस यू मार्क्स एंड यू क्वालिफाई। आपके दिमाग में कितना सारे मटेरियल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ सैड ट्रूथ अबाउट आवर लाइफ और लाइक एनीबॉडीज लाइफ। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जनरली मैंने देखा है कि हेल्प करता है। मैं क्या करता था कि मुझे ये बात पता होता था कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी के पास कैमरा तो है नहीं, तो मैं लिटरली वहाँ पे अपना कपाल भाती और आपको अनुलोम विलोम करने लगता था कि हाँ, जिसे ऑकवर्ड लगना लगे मुझे लगे। मैं खुद करता था तो मुझे ऑकवर्ड लगता था कि ये सबके सामने मैं कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि मैं जनरली करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कर लेता था क्योंकि वो मुझे काम डाउन करता है और वो हेल्प करता था। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, किसी के पास कैमरा नहीं है, आप अगर ऑकवर्ड फील भी करते हैं तब भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर जाइए, क्योंकि वो आपको एग्जामिनेशन के स्ट्रेस से नीचे ले आएगा। फिर कॉन्फिडेंट माइंड एग्जामिनेशन सेंटर, आप ये मान के जाइए कि रैंक 1 से पीछे आपका आ ही नहीं सकता है। रैंक 2 तो सवाल ही नहीं है, इतना घटिया रैंक कौन लाएगा भाई। मैं रैंक 1 आ रहा हूँ और कुछ नहीं, ये दिमाग में आपका बैठा होना चाहिए, सीधा बात है, रैंक 1 और कुछ नहीं। लोग बोलेंगे डेल्यूजनल हो क्या, हाँ बोलना हूँ, मैं रैंक 1 इतना मेहनत किया हूँ तो मुझे रैंक 1 चाहिए, बिकॉज आई डिजर्व वॉट आई हैव पेड फॉर, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंट माइंड आपको हेल्प रखेगा। लेकिन ये कॉन्फिडेंट माइंड तभी ग्राउंडेड होता है ना जब आपने एक्चुअली में प्रैक्टिस की है और आपने एक्चुअली में मेहनत की हुई है, ठीक है, लाइक लेबर, हार्ड लेबर। अगर आपने नहीं किया हुआ है ना, तो तब भी मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंट रहिए, रिगार्डलेस आपने मेहनत की है ना की है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अंदर में आपको पता होता है कि यार मैंने वो चैप्टर नहीं किया, ये नहीं किया, ठीक से रिवीजन नहीं किया, वो सब। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगा कि ये आपको बना के रखना है, ठीक है। मेमोरी इज़ नॉट द ओनली टूल। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि मैं हर बात में स्लीपिंग एंड इसको क्यों ला रहा हूँ, बिकॉज ये जो नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन है, पीएससी एग्जामिनेशन में बहुत सारे डेटा हमें याद करने पड़ते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ मेमोरी, विदाउट दिस नोबडी कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, ओके। लेकिन आपको ये समझ लेना कि इसी के सिर्फ कारण हम एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, ये गलत अजम्पशन है। मैं आगे आपको एक नेक्स्ट अपने प्रेजेंटेशन में बताऊंगा कि हर एग्जामिनेशन में आपको एटलीस्ट 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ कॉमन सेंस से बन सकते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप 15 से 20 वो सारे बना जाइए, आप उसमें से 8 या 10 तो पक्का ही बना सकते हैं। और 8-10 का
आपको लगेगा कि ये काफ़ी कम क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इसका क्या उतना बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन आप सच मानिए, जैसे मान लीजिए किसी एग्जामिनेशन का कट ऑफ 100 जाता है, तो 95 से 100 और 100 से 105, इसी सेक्शन में आपको लगभग 70% बच्चे होते हैं। ये इसमें वो होते हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसमें वो होते हैं जो क्वालिफाई कर गए। बस 8-9 नंबर का फ़र्क है, लेकिन रिजल्ट का समझिए कितना बड़ा फ़र्क है। और अगर आप 8-10 क्वेश्चन सिर्फ कॉमन सेंस से निकाल लीजिए तो यू कैन बी फ्रॉम 97 टू 103। 6 मार्क्स का क्वेश्चन क्या आपके नॉलेज को बहुत एक्सपैंड कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 6 मार्क्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है क्या, मेंस लिखने का। एंड मेंस अच्छा चला गया, यू गिव इट इंटरव्यू, कितना कॉन्फिडेंट पड़ता है आपका, आपको पड़ता है, आपको लगता है कि आप एग्जामिनेशन में एक्चुअली में आगे बढ़ रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव, दिस इज़ नॉट द ओनली वेपन दैट यू हैव, और अदर थिंग भी कर सकते हैं, जिसका मैं आपको एविडेंस दूंगा। मैं ये बोलने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आगे मैं प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, यूपीपीएससी में आए हुए क्वेश्चन के थ्रू। और वो सिर्फ यूपीपीएससी के लिए ही नहीं रहेंगे, वो क्वेश्चन एक्चुअली में आप यूपीएससी वाले स्टूडेंट हो, एमपीपीएससी, लाइक एनी पीएससी, क्योंकि वो मैं अप्रोच के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो अप्रोच अगर आप लाएंगे तो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। फिर आज स्ट्रैटेजी फॉर द कमिंग 10 डेज बोल दीजिए, और 7 डेज बोल दीजिए, एमपीपीएससी में 15 दिन बोल दीजिए, यूपीपीएससी में 20 दिन बोल दीजिए, जो भी अकॉर्डिंगली। तो उसमें हमें करना क्या है, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा था कि मैं इस पर एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा कि अब आपने पढ़ाई तो की थी, आपके सामने क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपको पता भी है कि मैं जानता हूँ, बट आई एम नॉट श्योर कि किसे मारूं। तो इस सेक्शन पे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशन में कैसे टैकल करें, और 10 से 15 क्वेश्चन या 8 से 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाएं, ठीक है। और फिर ये ब्रेन फॉग का मतलब होता है कि अरे यार याद तो है लेकिन इट्स फॉगी, देयर इज आंसर इन योर माइंड बट इट्स नॉट विजिबल, ठीक है। रिवाइज, ये मैं 3 बार लिखा हूँ। RRR मूवी जो आई थी ना, उसको इससे एनालॉजी स्केच करने के लिए, ताकि आप इस बात को याद रहे। ऐसे तो ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं रहेगा, बट ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत लोग होते हैं, मैं भी एक समय था, ऐसा नहीं कि नहीं था, कि आप क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करने लगते हैं, लाइक कि अरे अभी सॉल्व करना है एक्स्ट्रा। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन इंटेंशनली गलत नहीं है, बिकॉज यू एक्चुअली प्रैक्टिसिंग थिंग, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्या करते हैं कि आपको पुराने वाले चीज़ों को रिवाइज करने से रोकते हैं, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स दैट यू कैन स्टडी इन अ डे। तो इसीलिए मैं रिवाइज का बोला हूँ कि आपने जो किया हुआ है ऑलरेडी, हो सके मैं बोल भी रहा हूँ कि आप 20% जेन्युइन डिमांड से कम पढ़े हों, स्टिल आप 70% तो या 60% तो पढ़ के जा रहे हैं ना। एंड ट्रस्ट मी, दिस माइट बी एक्चुअली सफिशिएंट टू, अब जैसे आप हम बताते हैं कि आपने 70 चैप्टर पढ़ा पॉलिटी का, ठीक है, इसको लेट्स कॉल इट 100%, और 90% बच्चे 70 में से 60 चैप्टर पढ़ के ठीक से पढ़ के जाएंगे, तो वो लेट्स कॉल इट, परसेंटेज इधर उधर हो रहा है, वो उस पर मत जाना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये 80% है, ठीक है। अब आपको क्या लगता है कि इसी 60 चैप्टर से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे? क्वेश्चन तो 5 ही 6 आने हैं, तो मे बी वो बस 15 चैप्टर से आ रहे हो या 10 चैप्टर से आ रहे हो, तो आप 60 चैप्टर अभी भी तो पढ़े हुए हैं। अब मान लीजिए आप 60% वाले, दैट इज लेट्स से आपने 40 ही चैप्टर पढ़ा है, ऑब्वियसली आप 40 वही चैप्टर पढ़िएगा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तब भी तो क्वेश्चन 10 ही 15 चैप्टर से आ रहे हैं, आप 40 चैप्टर अभी भी आपके पास है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिए, आप करिए तो अच्छा है आपके पास, लेकिन अगर नहीं किया है तो इसका लोड नहीं लेना है हमें, ठीक है। हमने जितना किया हुआ है दैट इज 40 चैप्टर इंस्टेड ऑफ 60 और 70, ये भी सफिशिएंट है 10-15 क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। और इतना से हम अगर सारे चैप्टर में, सारे सब्जेक्ट्स में अगर हम करते जा रहे हैं, तो देयर इज अ गुड चांस कि हम गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। और मे बी हमें मान लीजिए 2-3 क्वेश्चन में लॉस हो भी जाता है, तो वो टोटल पेपर में 3-4 क्वेश्चन का लॉस होगा। और लेकिन आप ये भी तो देखिए, आप अपने को स्ट्रेस से बचाए, आप अपने आप को रिवीजन का ज़्यादा मौका दिए, आप अपने आप को कॉन्फिडेंट माइंड में लेके एग्जामिनेशन देने गए,
तो इसकी बेनिफिट्स भी तो हैं। तो ये जो आपने पढ़ा है ये सारा चीज़ आपको हेल्प करेगा। तो इसीलिए लोड नहीं लेना है, बस जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करिए, आगे कुछ भी नहीं। ऑब्वियसली जो मैंने आपको समझाया था रिवीजन में आपको क्या करना है कि पहले हमने 4 महीने पहले चैप्टर्स पढ़ा, फिर लगभग 1.5 महीने 1 महीने पहले सेक्शंस पढ़े कि पन्ना नंबर 4 को छोड़ दो, पन्ना नंबर 6 पढ़ो, पन्ना नंबर 12 पढ़ो, 15 नहीं पढ़ो, ये सेक्शंस हो गए। अब सेक्शन से हम आ जाते हैं जब वीक हो या 2 हफ्ते बचे हुए हो टॉपिक्स पे। अब टॉपिक्स क्या होते हैं, बस एक पन्ना में ये वाला टॉपिक पढ़ा, ये वाला नहीं पढ़ा, या तो ये याद है या तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है फ्रॉम चैप्टर टू सेक्शन टू टॉपिक्स। ये हमें याद रहता है, हम इसे माने ना माने, ठीक है। पिकअप इंपॉर्टेंट सेक्शन, वही मैं जो अभी आपको बताना चाह रहा था वही है कि जैसे शुरू में समझाया था कि जैसे 14 पढ़ लिया फंडामेंटल राइट में, 19 पढ़ लिए। अब जैसे डीपीएसपी, ऐसे तो जनरली डीपीएसपी हमें पूरा याद रहना चाहिए, प्रियम्बल पूरा याद रहना चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं भी याद है तो हाँ कुछ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आपको मान लीजिए गांधी से क्वेश्चन आते हैं तो आपको गांधी जी वाले सारे आपको जैसे 40 पता होना चाहिए। तो ये सब आपको पता है तो आप वहाँ पे अप्रोच थोड़ा सा रूल आउट करने में ऑप्शन में अपने आप को हेल्प कर पाइएगा। फिर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये मैंने देखिए लास्ट 10 साल के क्वेश्चन 20 साल के क्वेश्चन को देख के मैंने कुछ चैप्टर्स को क्लासीफाई किया है कि इनसे क्वेश्चन जनरली रिपीट हो रहे हैं। तो इससे आप ज़रूर अच्छे से पढ़िए, रिगार्डलेस पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं आपके लिए ही, जैसे कितने लोगों को क्लासीफाई करने में दिक्कत होता है कि मैं किसे इंपॉर्टेंट दूँ किसे ना दूँ, वो सबको ही इंपॉर्टेंट मान लेता है। तो ये वही चीज़ है कि पॉलिटी की बातें हो रही है कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स में, वही जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, 1909 में क्या आया, 1858 में क्या चेंज हुआ था, फिर बाई कैमरल कब आया, इलेक्शन पहली बार डायरेक्ट कब होना शुरू हुआ, कैबिनेट मिशन क्या था, इंटरिम गवर्नमेंट क्या था, पहले प्रेसिडेंट कौन थे, उन्हें पहले प्रेसिडेंट कहते थे जो असेंबली में होते हैं, फिर आपको ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, स्टीयरिंग कमेटी के हेड कौन थे, लाइक यू गेट द आइडिया। जो वो पहला वाला जो चैप्टर होता है ये खाली फैक्ट्स वाला है, और इस पे अगर कंट्रोल हम रखेंगे ना तो 2 से 3 क्वेश्चन, लाइक कैन यू इमेजिन आउट ऑफ 60 चैप्टर्स ओनली इफ यू डू 1 चैप्टर, दिस चैप्टर, यू आर गेटिंग 2 से 3 क्वेश्चन, जहाँ 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन आ रहा है उसमें से 3 क्वेश्चन आपने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला हो गया। फिर डिफरेंट कमीशंस, हाँ अब कमीशन का वो दोनों होता है कि वो प्री हिस्ट्री वाला भी, मतलब प्री 47 वाला भी और पोस्ट 47 वाला भी है। जैसे साइमन कमीशन हो गया, हंटर कमीशन हो गया, हिटलर कमीशन हो गया, तो ये प्री वाले हो गए। और फिर जितने एजुकेशन वाले आए थे, और हमें उसके डीप में नहीं जाना है। अब वैसे आपको हंटर ही जैसे था तो वो क्या कहते थे, वो क्या चेंजेस लाए, बस ये। फिर आपको या एक जो नाम है दिमाग में लाना चाह रहा हूँ, सैडलर, वो ये क्या कहते थे, बस जान लेना है। वी डोंट हैव टू रिमेंबर द वर्बेटिम, वो क्या कह रहे हैं ये जानना है, ठीक है। और पोस्ट में जैसे पुंची हो गए, सरकारिया हो गई, फिर मंडल हो गए, ये सब बस जानना है हमें। एआरसी हो गए, ऐसा नहीं कि इनके रिकमेंडेशन को याद करना है, ये किस बारे में बोल रहे हैं, इनका रिपोर्ट कब आया, कब अपॉइंट हुआ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। ये सब फैक्ट्स हमें जानना है, बिकॉज यही आता है। प्रियम्बल डेट्स मतलब कब आपको अपॉइंट किया हमने, यहाँ पे इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बोल सकते हैं आप। कब पहली बार आया, कब ख़त्म हुआ, कितना सेशन बैठा, कितने समय तक, लाइक ऑल दोज फैक्चुअल डेटा। अगेन इसको अगर सच बोलिए तो ये इसी में आ जाएगा। तो ये वाला चैप्टर हमें अच्छे से करना है। ये आपको अच्छा खासा वर्ड दे देता है, मार्क्स दे देता है। ये वर्ड्स का जो भी डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, सोशलिस्ट है, फेडरल है, फिर फेडरल नहीं, सोशल सेक्युलर है, तो ये सारे वर्ड सबका हमें मीनिंग पता होना चाहिए और सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है। ये हमने डिस्कस कर लिया। फिर पंचायत, दीज आर द फेवरेट टॉपिक्स ऑफ एनी पीएससी। इससे क्वेश्चन आते ही हैं कि इसमें मिनिमम एज क्या होता है,
फिर अलग अलग स्टेट में रिजर्वेशन कितने दिए गए हैं वुमेन को, फिर किसी स्टेट में आपको 3 लेवल वाली है या 2 लेवल वाली है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, आपको म्यूनिसपैलिटी वाले में आपको कहाँ मेयर बनते हैं कहाँ नहीं बनते हैं, लाइक डिटेल्स ऑफ द, अगर सही कही तो 2 चैप्टर, अगर इसमें हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग जोड़ दूँ तो 3 चैप्टर। आप देख रहे हैं 3 से 4 चैप्टर में आपको लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आ जा रहे हैं और आने हैं 10 से 15 क्वेश्चन। 50 से 80% आपने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर दिया है क्वेश्चन को। दी इंपॉर्टेंट केसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ इंपॉर्टेंट केसेस में क्या हो जाएगा, ये आप अगर एग्जॉस्टिव लिस्ट में जाइएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए अपने आप को थोड़ा कंटेन रखिए कि जो एकदम लिख दीजिए इंपॉर्टेंट केस में। जैसे मान लीजिए आपको ऑब्वियसली केशव नंदा, मिनर्वा मिल्स, मेनका गांधी, फिर आपको गोलकनाथ, फिर सज्जन कुमार, लाइक यू गेट द आइडिया। तो ये सब आदमी को पता होना चाहिए कि कौन से ये केसेस है, इसमें क्या बोला गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमने को पता होना चाहिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वाले जैसे 42, 44, 45, तो ये आदमी को पता ही होना चाहिए, मे भी 24 भी जोड़ लो। फिर 61, 69, 86, फिर आपको अभी जो नए वाले हैं 100 से लेकर 105, तो ये आदमी को पता होने चाहिए कि ये लगभग 10-12 इंपॉर्टेंट कौन सा है, ठीक है। तो ये हमारा अमेंडमेंट हो गया। फिर ये देखिए ये ऑलमोस्ट सेम है, इसमें जनरली वर्बेटिम आता है कि कट मोशन क्या है, प्रोरोगिंग क्या होता है, समनिंग क्या होता है, फिर आपको मनी बिल कैसे भेजते हैं, लाइक जो प्रोसेस वाले सारी चीज़ है ना वो आते हैं। तो समझिए अगर आपको लोकसभा में जाना है तो वहाँ के प्रोसेस के बारे में आप जानिएगा, ठीक है। तो उस प्रोसेस, डिप्यूटी स्पीकर कैसे सेलेक्ट होते हैं, उनका काम कब आता है, तो ये सारी चीज़ हमें जानना है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली इसमें इलेक्शन दोनों का कैसे होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, फिर जो इलेक्शन में होते हैं उनमें अपॉइंटेड वाले लोग पार्टिसिपेट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इम्पीचमेंट का क्या क्राइटेरिया है, तो ये सारी चीज़ इसमें पूछते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, अब जैसे ये इसमें आप ये तो पक्का ही कर लीजिए कि जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन है 324 है, अटर्नी जनरल है 76 है, CAG है वो 148 है। तो आप समझ रहे हैं ना कि शायद 338 है कमीशन फॉर द SC/ST, ये शायद मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है सही है। मैं तो ये मैं वो बोल रहा हूँ कि आपको ये याद रखना है, खाली आर्टिकल और कुछ एकदम बेसिक चीज़ें, इससे 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन स्पेशली, हाँ सरकारिया तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है UPPSC के लिए कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर 2 या 1.5 साल 1 साल में आपको पूछ ही लिया जाता है, अपॉइंट कब हुआ था, रिपोर्ट कब सबमिट किया, इसके बारे में था, एंड मे बी मेंबर कौन थे इनके, लाइक समझ रहे, ये 4-5 क्लासिफिकेशन है। तो ये हो गया आपका, वही आप पूंजी के लिए भी कर ले, हो सके अब सरकारिया का क्वेश्चन खत्म हो गया तो सेम बेसिस पे आप ये भी कर लीजिए। फिर ये हमने बात कर लिया है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, और ये 2 चैप्टर, ये सच मानिए तो ये 3 चैप्टर अभी तक, जैसे मैंने अभी तक 3 बोला था ना, 3 + 3 और कर लो 6 चैप्टर हो गए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे आ ही जाते हैं यार 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमें करना है, ठीक है। फिर 7 पावर रिलेशन स्पेशली रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर कंपैरिजन एंड द एक्सेप्शनल केसेस। जैसे अब एक्सेप्शनल में क्या होता है, जैसे मान लो कि स्टेट में बाई कैमरल है क्या कि नहीं है, सेंटर में तो है लेकिन स्टेट में कुछ में कहाँ पे ये हो गया। फिर वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो आपको इलेक्टेड है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, दैट इज प्रेसिडेंट, लेकिन स्टेट में आपको गवर्नर आपको अपॉइंटेड है। लाइक मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंसेस को नोट कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे बुक में चार्ट्स दिए होते हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया कि जो ये सब क्वेश्चन, ये जनरली इनसे पूछती है क्वेश्चन, इन सब बॉडी से। अब देखिए ये लास्ट फोटो मैंने ये बोला है, ये मुझे याद नहीं कितने हमारे स्टूडेंट टाइप थे, लेट्स स्कॉलर स्टूडेंट 7 और 6 वॉट एवर जो भी होगा, ठीक है। ये लोग क्या है कि ये भी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए इनके टेबल पे कोई भी बुक का कंपाइलेशन है कहीं नहीं, बस एक बुक और कुछ भी नहीं। कहीं भी आपको स्ट्रेस दिख रहा है नहीं, आपको ये दोनों बात करते हुए दिख रहे हैं नहीं, अपना काम खुद कर रहा है।
तो हमें बस ये बनना है। एंड और ये भी देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये छोड़ दीजिए 12 बज रहा है, ऐसा नहीं कि ये 4 बज रहा है और 5 बज रहा है। तो हमें इस सिचुएशन में पहुंचना है और इस सिचुएशन में हम पहुंच जाएंगे। बिकॉज हम देखिए, अगर मान लीजिए 4-5 बजे तक जगते हैं और एग्जामिनेशन देना है हमें 9-10 जो भी टाइम होता है उस समय देना है, तो फिर हमारा बॉडी सिंक नहीं कर पाता है। मान लीजिए 12 ही बजे, ठीक है, तो वो सिंक नहीं कर पाता है। तो कोशिश हमें करना है कम से कम 1 से ऊपर ना जाए, बिकॉज 6 घंटा डिफरेंस तो हमारा सेम ही रहेगा ना। जब भी सोए तो 1 ही बजे सो जाइए, 7 बजे उठ जाइए, ठीक है। तो ये रहा हमारा वो आज का प्रेजेंटेशन। और देखिए, मेरा मकसद बस ये था कि आप जो भी मेहनत किए हैं उसका सही से इस्तेमाल हो, आप अपने नर्वसनेस के कारण अपने चांस को कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और इस प्रेजेंटेशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें मैं क्वेश्चन को कॉमन सेंस से सॉल्व करने का बात करूंगा, ताकि आप अगर ब्रेन फॉग हो भी तो आप उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें मैं रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर वो वीडियो बड़ा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको पार्ट पार्ट में तोड़ देने की, ताकि आपको ये समझ में आए कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि सिर्फ वहाँ पे मेंटल एप्लीकेशन से बन जाता है। लाइक जो एक ने हमने कहानी सुनी थी एक कौवे की, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि उस कौवे को ये पानी पीना था, उसके पास कंकड़ पड़े थे, ठीक है। लेट्स कॉल पानी पीना एज द क्वेंच टू क्वालिफाई एग्जाम, ठीक है। और मैं आपको कौवा बोल रहा हूँ बिकॉज कंपैरिजन कर रहा हूँ कि आपको पानी पीना है और हमारे स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट भी वही है, इसीलिए। तो अब इसे पीना था पानी, पी तो पा नहीं रहा था, लेकिन इसने क्या किया कि अगल बगल में जितने भी कंकड़ थे, अब ये कंकड़ क्या है, ये कंकड़ है आपके दिमाग में रेसिड्यूअल इंफॉर्मेशन, रेसिड्यूअल कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में है वो बस बिखरे हुए हैं। वो आपको अभी जब कोई सामने पूछेगा तो वो याद नहीं आएगा, लेकिन वो आपके दिमाग में है। सो हैव फेथ कि आपके पास है। अब आपको करना क्या है कि जैसे ये कौवा क्या किया, एक एक क्वेश्चन कंकड़ को डालते गया और उसने पानी पी। तो वो कंकड़ डालना क्या है, पुलिंग आउट कॉन्सेप्ट दैट इज कंकड़ इन टाइम ऑफ नीड, ताकि सॉल्यूशन दैट इज वाटर वो ऊपर आ जाए, हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करके हम अपना काम कर ले, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और इस पर मैं क्लास बनाऊंगा। मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, थैंक यू। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगे और आप इस क्लास से एक्चुअली में सीख पाए, आप में कॉन्फिडेंस आए। और मिलते हैं तब अगले क्लास में।